नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति की खबरों का। फ्रेंड्स, मैं आप जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं लगातार वीडियो में कि आपके पास भी कुछ मुद्दे होंगे, कुछ समस्याएं होंगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें वीडियो भेजिए ताकि हम जो है शासन प्रशासन तक पहुंचा सकूं, आपके मुद्दों को जो है सॉल्व करा सकूं। ये हमारा अचीव है। लेकिन हम राजनीतिक खबरें तो रोज़ चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग का एक तकरार था कि हमारे मुद्दे को कौन उठाएगा, तो आपके मुद्दे जो है लगातार हमको भेजते रहिए। आज हमारा जो चर्चा है, आज का जो विषय है राजनीति से मुद्दों के ऊपर ही है। महाराष्ट्र में इस समय सीट बंटवारों को लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है, महाअघाड़ी में भी महायुति में भी। किसको कितनी सीट दी जाए, किसको कौन कहाँ सीट लाया जाए, इसको चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उससे बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं कि उनको जो है किसी भी हाल में जो है महायुति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हमें जो है टिकट दिया जाए। इसके लिए उद्धव के ऊपर भी दबाव है कांग्रेस की तरफ से, और पवार साहब का तो दबाव है ही। इसको लेकर जो है इसमें शिवसेना जो यूबीटी है उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर में इसके लिए क्या किया जाए, कितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए और कैसे इनको निपटाया जाए। तो हमारे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानेंगे कि जो अंदर की जो खबरें हैं जो कि सीट बंटवारे को लेकर किस तरह की है। स्वागत है मिश्रा जी आपका रोज की तरह हमारे साथ। क्या कहेंगे जो इस समय राजनीतिक माहौल जो बना हुआ है महाराष्ट्र में, हालांकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन चुनाव तो लगभग तैयारी पूरी तरह से हो गई है कि नवंबर में चुनाव होगा ही और परिणाम भी उसी समय आ जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं आपकी जो सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है, किस तरह का मंथन चल रहा है? नहीं, आपने एक व्यक्ति विशेष मतलब एक समाज विशेष की बात की कि मुस्लिम समाज और टिकट का बंटवारा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने खूब बड़े उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन कहिए या उनके उम्मीदवारों को वोट दिया या बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वोट किया, उससे एक उनके मन में या उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी थोड़ी बलवती हुई है, ऊर्जा मिली, वो दिखता है। जी, इसमें आप देख रहे होंगे इनके महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खूब जोर में घमासान मचा हुआ है। महायुति में भी चल रहा है। देखिए, सीटों का बंटवारा जब होता है तो ये तो खबर है कि भाई कुछ एक एक सीटों पर मंथन होता है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं का भी अपना उसमें हो रहा है। लेकिन जब मुस्लिम समाज की जो बात हो रही है, अभी आपने देखा होगा कि कल ही अभी जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे हुसैन दलवाई जी, और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हालांकि वो कभी कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो प्रभावशाली रहे तो मुस्लिम समाज के नुमाइंदे के रूप में। तो उन्होंने 26 सीटों की मांग की है कि महाराष्ट्र में कम से कम मुस्लिम समाज को ये महाविकास आघाड़ी जो बनी है 26 सीट दी जाए। कम से कम 26 से 27 सीट मिले, मतलब लगभग 10% सीटें उन्होंने मांगी है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को ये दी जाए। तो इससे यही साबित होता है कि उनका जो एक तरीके का एक इच्छा शक्ति उनकी बलवती हुई है कि भाई हम बदल सकते हैं, जब मोदी को रोक सकते हैं या बीजेपी को, तो हम इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखिए दबाव भी है। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है उद्धव जी मुस्लिम परस्त हो गए हैं या मुस्लिमों के, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवसेना जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो यूबीटी है वो जो है पूरी तरह कांग्रेस पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पर निर्भर हो गई है पूरी तरह से। इसलिए दिखाई देता है, आपने देखिए लोकसभा चुनाव भी यही दिखाई देता है। आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं औरंगाबाद का। अभी औरंगाबाद का जो इलेक्शन हुआ था, जो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज जो है उसने ये देखा कि भाई जहां बीजेपी के खिलाफ अगर वो है उद्धव का है, कांग्रेस का है, राष्ट्रवादी का है, तो उन्होंने टिकट दिया। लेकिन जहां उन्होंने देखा कि अपने समाज का कोई कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है, वहां वो उद्धव को उन्होंने नहीं देखा। अब से जैसे लग रहा है कि उद्धव इम्तियाज जलील जो वहां के सांसद थे, वो लगभग संदीपान भुमरे से जो शिवसेना सिंधे गुट के थे, कम से कम 1,40,000 वोटों से वो हार गए चुनाव। और वहीं जो चंद्रकांत खैरे थे वो तीसरे नंबर पे आ गए, शिवसेना यूबीटी के। तो यूबीटी अगर ये समझे उद्धव कि मैं मुसलमानों का हूं या मुसलमान वोटर में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई समझ का नहीं। यही तो बोल रहे हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड कोई भी पार्टी न ले कि मैं मराठा मेरा है, ओबीसी मेरा है, एससी मेरा है,
आप उत्तर प्रदेश का वो देख लीजिए, 80 छिटक के चला गया 1 लाख रुपए की लालच में। मायावती का जो 19% वोट था वो 9% पे आ गया साहब। वो उनके वोट खिसक के चले गए समाजवादी पार्टी में, उनके वोट खिसक के चले गए अपने राहुल गांधी के साथ, ओबीसी जो बीजेपी के खास ओबीसी खिसक गया। तो ये चुनाव जो है समीकरणों का है। तो जिस तरह की महाराष्ट्र की जो स्थिति चल रही है सर, अब आप कह रहे हैं इनके बीच तीनों के बीच में तो सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में पिछली बार शामिल थे, जैसे समाजवादी पार्टी हुई, चलिए एमआईएम नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में एमआईएम की भूमिका रहेगी। अब जैसे इम्तियाज जलील जैसे लोग हैं और यहाँ मुंबई में भी बहुत बड़ी संख्या में एमआईएम के उम्मीदवार खड़े होंगे। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया तो समाजवादी पार्टी के भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार, क्योंकि पिछली बार भी 2 सीटें चुन के आई थी। तो इस बार मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा होगा। ऐसा न समझें महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस या उद्धव ठाकरे या पवार साहब की उनके पास मुस्लिम वोट भरपूर भर पे आएंगे। वो जान रहे हैं, ये भी समझ लीजिए, उनको भी पता है कि ये जो राजनीति है वो मौके की राजनीति है। अब मौका पड़ेगा तो वो उसके साथ चले जाएंगे। ये जहां देखेंगे कि भाई ये हमारे समाज का है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में इसलिए उन्होंने दिया कि उनको वही उम्मीदवार दिखा, वही उनके बीजेपी का वही प्रखर विरोधी दिखा, बीजेपी के विरोध में, तो खुलकर उन्होंने मतदान किया। वहां देखिए औरंगाबाद में इसीलिए इम्तियाज जलील हारे, कुछ वोट बांटे, लेकिन इम्तियाज जलील को अच्छा खासा वोट मिला, दूसरे नंबर पे थे। वहां क्यों उद्धव ठाकरे दूसरे नंबर पे नहीं आए, तीसरे नंबर पे क्यों खिसक गए? तो ये सोचना गलत है कि मुस्लिम पूरा उद्धव ठाकरे के साथ है, कोई किसी के साथ यहां नहीं है। यही हाल और पार्टियों का है। या सोच लें कि हमारे साथ पूरा मराठा समाज है, हमारे साथ ओबीसी समाज है, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि टिकट का बंटवारा किस तरह से होता है और उस पर क्या समीकरण बनता है। हाँ, ये है कि अब जैसे बहुजन वंचित आघाड़ी जो है वो भी भूमिका निभाएंगी ना। लोकसभा में कम भूमिका थी, लोकसभा में 6 सीटों पर उनकी भूमिका, लेकिन 1-1 सीटों पर जहां होगा तो उनकी भूमिका रहेगी। 10-10, 20-20, 25, 1-1 सीटें 5-5 हजार वोटों से हारेंगे। अभी 50-50, 100-100 वोटों से ये लोकसभा का फैसला। उत्तर पश्चिम सीट जो है 48 वोट से, तो दोनों के बीच में हुआ 48 सीट थे। उसमें भी आप देखिएगा कि शिंदे साहब की जो शिवसेना थी तो वो आगे निकली, उनका उम्मीदवार आगे निकला, चूंकि वहां कम उस तरीके के वोटर थे, वहां बीजेपी का भी सपोर्ट मिला। तो ऐसा गणित नहीं दिखाई देता जैसे बीच में ये चल रहा है कि एक तरफा है। एक तरफा माहौल महाराष्ट्र का मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, सीटों का बंटवारे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या लगता है कि जो उद्धव जी के ऊपर जो दबाव आ रहा है कि उनको भी मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करना है और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना है, तो उसको देखते हुए क्या फैसला ले सकते हैं? क्या वो इसमें मदद कर सकते हैं या उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से देखिए, जैसे कोर हिंदुत्व का एक बाला साहब ठाकरे का एक कोर हिंदुत्व का जो नारा था, उस नारे से तो सब छिटक गया है। अब मुस्लिम परस्त होने का उन पर आरोप कहिए या एक ठप्पा या दबाव लगना शुरू हो गया है। अगर वो मुस्लिमों को वोट देते हैं तो उनके वोट जो हिंदू वोटर्स जो हैं उतने ही नाराज होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कुछ भी हो, थोड़ा सा समीकरण बनेगा, हिंदू का समीकरण बनेगा, मुस्लिम समीकरण बनेगा, कुछ जातिवाद भी उसमें चलेगा, लेकिन उनके ऊपर दबाव तो बनेगा। अब कोंकण की स्थिति आप देख लीजिए, मुंबई में तो उनकी स्थिति बरकरार रहेगी, कुछ हद तक अच्छी रहेगी, लेकिन कोंकण में उनकी स्थिति खराब है। उनके 1-2 विधायक ही बचे हैं। लोकसभा में भी वही दिखा कि कोंकण में उनको कोई बहुत ज्यादा शिवसेना यूबीटी को कोई फायदा नहीं मिला। तो जहां जैसे भिमंडी की आप बात कर लें, जैसे भिमंडी में शरद पवार जी का एक उम्मीदवार चुन के आया, लेकिन बाल्या मामा, अगर आप सीटों का एक समीकरण देखें तो मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका रही वहां भी। तो अब मुस्लिम वोटर्स का क्या, मुस्लिम वोटर एमआईएम हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो नहीं लड़ेंगे वहां पे। वो उनकी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, उनके भी उम्मीदवार हैं। तो इन चीजों में बहुत बड़ा एकदम घालमेल की स्थिति होने वाली है, ऐसा लगता है। जैसे सोचे ना कि भाई लोकसभा वाली स्थिति में, बार बार यही इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा वाली स्थिति विधानसभा में नहीं रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वही बात मुंबई की सीट काफी निर्णायक होती है विधानसभा। जी। मेरे ख्याल से 35-36 सीटें हैं, 36 सीटें हैं। और इसमें जिस तरह से देखा जाए कि उद्धव जी जो है ज्यादा सीटें डिमांड करना चाहते हैं, इसको लेकर कितना पेच फंस
फंस सकता है। पेंच काफी फंसा हुआ है इसमें। उद्धव बड़े भाई की भूमिका में निभाना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस, और कांग्रेस भी चाह रही है, कांग्रेस का भी बेस रहा है। देखिए बीजेपी और जैसे युति, बीजेपी शिवसेना जब युति थी तो यहाँ कांग्रेस ही लड़ती रही है, कांग्रेस से ही आगे रही है, कांग्रेस का ही इसमें। तो कांग्रेस जो है बिल्कुल चाहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। उधर उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा सीटें मिले। हालांकि उद्धव ठाकरे के 3 लोकसभा सदस्य चुन के आए हैं, आपने देखा होगा लोकसभा में 3 जी बिल्कुल 3, और एक ही कांग्रेस का, एक साउथ मुंबई, जी ईशान्य मुंबई, साउथ मुंबई, और ये जो है 3 लोकसभा, 6 में से 3 मिला है उनको। तो वो चाहेंगे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा विधायक भी, और मुंबई बेस भी रहा है शिवसेना का। देखिए मुंबई बेस, मुंबई महापालिका पर शिवसेना का कब्जा रहा है। हालांकि उसमें सेंध पूरी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने लगा दी है। वो तो चुनाव होगा तो पता चलेगा कितना कितना, लेकिन निसंदेह बंटवारा तो हुआ है। लोकसभा में भी आपने देखा होगा परफॉर्मेंस वाइज कि वोटों का जो परफॉर्मेंस था शिवसेना के वोटों का, वो एकनाथ शिंदे जी की तरफ था। और इन्होंने ये सही बात कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का मिला के, मुस्लिम वोटों के बल पर ही जो है उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार मुंबई में चुन के आए हैं। क्योंकि जो कोर वोटर था उसका तो बंटवारा हुआ ना, और कोर वोटर का बंटवारा 70-30 पे लगभग हुआ। 70 एकनाथ शिंदे जी की तरफ गए और 30 उधर गए। तो ये जो बंटवारा है ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। और आगे जो समीकरण बनेगा, अगर उनको संभाल के लिए या समाजवादी पार्टी हुई, MIM हुआ, और वो है कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो सका किसी न किसी मायने, तब तो कुछ होगा, अन्यथा परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या जो फार्मूला तय हुआ है आज जो चर्चा में आई है कि 100 कांग्रेस, 100 उद्धव जी, 88 में बाकी सब, यानी पवार साहब भी 80+ रहेंगे, तो क्या ये फार्मूला फिक्स माना जाए कि इसमें भी अभी मतलब कि मंथन चलेगा? नहीं, अभी मंथन चलेगा, अभी तकरार भी होने वाली, अभी पेंच भी फंसने वाला। जैसे आपने कहा मुंबई पर पेंच फंसेगा कुछ। अच्छा, विदर्भ की तरफ कांग्रेस का उत्साह है कि विदर्भ साइड में या मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र की साइड में कांग्रेस ने काफी कुछ अच्छा किया है लोकसभा चुनाव में, तो उसके बल पे। अब लोकसभा के आधार पर अगर विधानसभा की गणना करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल तरीके से। हाँ, यही स्थिति महायुति में भी चल रही है। देखिए कि जैसे अजित पवार जी की पार्टी है, अजित पवार जी की पार्टी ने 60 से 70 सीटें मांगी है। अब 60 से 70 सीटें अजित पवार जी को, अब लड़ाई होती रही है जहां आपने देखा होगा कि जिस तरीके की लड़ाई बीजेपी एनसीपी आमने सामने, तो वहां उनका कार्यकर्ता, उनके समक्ष भी कुछ समस्याएं इस तरह की हैं कि उनका कार्यकर्ता सामने रहा है, वो लड़ाई उनसे लड़ा है। तो क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की तो नेचुरल युति रही, वहां समझते थे कि भाई ठीक है ये हमारा। लेकिन जहां अजित पवार के साथ जो विधायक आए हैं, ऐसे वो तो शुरुआत हो भी गई है, दिख रहा है। लेकिन वहां भी ऐसी स्थितियां बनेगी, वहां भी समझ लीजिए एक तरीके का टकराव की स्थिति बनने वाली है, और उस टकराव में कुछ नए उम्मीदवार भी पैदा हो रहे हैं। तो आएंगे तो ऐसी उनकी स्थितियां अलग बनेंगी, और इसका चुनाव परिणाम पर भी इसका असर पड़ने वाला है। और यही स्थिति महायुति के साथ साथ महाविकास आघाड़ी पर पड़ेगी। जो छोटे छोटे दल हैं जो हैं, उनका भी उनका प्रभाव। हाँ, बच्चू कडू जैसे लोग हैं, उन्होंने अलग चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया, अलग आघाड़ी बनाने की कोशिश की। तीसरी आघाड़ी भी की तैयारी भी हो रही है, वंचित आघाड़ी को मिला के, और सबको एक तीसरी आघाड़ी बनाने की भी तैयारी चल रही। अगर उस तरह की आघाड़ी बनी तो विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ने वाला है, और ये एक तरफा तो नहीं होगा, दोनों ये दिखाई दे रहा है इस समय। धन्यवाद मिश्रा जी, तो अच्छी जानकारी दे रहे थे आप हमें। तो राजनीति जो है, खबरों से जुड़ी जो है हर जानकारी जो है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी शुरू है और यहाँ पर रोज नए नए समीकरण बदल भी रहे हैं। तो कल क्या होगा, क्या परसों क्या होगा, हम इस पर जो है लगातार नजर रखे हुए हैं, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आपके जो मुद्दे हैं हमें जरूर भेजते रहिए, और हम उन मुद्दों को आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।